सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये पढ़ना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, उसका जो स्टैचू है, जो उसके कानून है, उसका जो आर्टिकल 38 है वो कहता है कि जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं वो 5 भागों में उनको डिवाइड किया गया है सोर्सेस को। तो पहला जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहाँ से आया है। तो उसका जो एक पहला जो हिस्सा है वो है इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस होती हैं, जो ट्रीटीज़ होती हैं, वहाँ से भी इंटरनेशनल लॉ उसका सोर्स होता है वो भी एक। इन मॉडर्न टाइम ट्रीटीज़ कन्वेंशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द ट्रीटीज़ एक्सप्रेस द कंसेंट ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो ट्रीटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक्सप्रेस करती हैं किसी भी स्टेट की कंसेंट को, उसकी इच्छा को, उसकी स्वीकृति को एक्सप्रेसली, एंड द स्टेट्स एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स मेंशन इन दैम। और स्टेट क्या होता है, जो भी उस ट्रीटीज़ में जो भी रूल्स होते हैं वो एग्री करता है उनको फॉलो करने के लिए। आर्टिकल 2 ऑफ द वियना कन्वेंशन, एक जो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, उसका आर्टिकल 2 कहता है ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969, ए ट्रीटी इज़ एग्रीमेंट। ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी इज़ एग्रीमेंट वेयर 2 और मोर स्टेट्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन दैम गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटी क्या होती है? जब ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है 2 और 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में। राज्य मतलब स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, देश, उसे देश मान लो आप, या ठीक है, उन्हें देश से आप समझ सकते हो स्टेट्स को। आपस के एक रिलेशनशिप को दर्शाता है एक एग्रीमेंट जो आपस में एक दूसरे देश के बीच में होता है, और देम गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, और जो भी ट्रीटीज होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू गवर्न होंगी। अब एग्जांपल्स देखिए आप ट्रीटीज़ का और कन्वेंशंस का, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशंस है 1949, हॉग कन्वेंशन है 1899 एंड 1907 का, द जीनोसाइड कन्वेंशन है 1948 का, पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का। तो ये जितने भी एग्रीमेंट और ट्रीटीज़ हैं इनमें कई बातें होती हैं, तो उन बातों को भी फॉलो करते हैं आपस में कई देश फॉलो करते हैं, तो वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स होता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में भी ऑफ 2 टाइप्स। इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, ठीक है, और दूसरी होती है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ लेना। मेनली आपको जो समझना है वो ये है कि जो सोर्स होता है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ होती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोर्स होते हैं। आगे देखें तो जो सेकंड सोर्स होता है वो होता है इंटरनेशनल कस्टम्स, जहाँ से जो इंटरनेशनल जो कस्टम्स होते हैं यहाँ से भी कई रूल्स निकल के आते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ बनते हैं जिनसे। तो इंटरनेशनल कस्टम्स हैव बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक इसको बहुत ही जो कस्टम्स है, इंटरनेशनल कस्टम्स है, उनको बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स माना गया है इंटरनेशनल लॉ का। हाउ एवर इवन टुडे इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, और आज के समय में भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। कस्टम हैज इट्स ओरिजिन इन यूजेस। जो देखो कस्टम का एक अपना अस्तित्व है, अपना ओरिजिन है, किस तरीके से? यूजेस, प्रथा, जो प्रथा मानी जाती थी पहले पुराने टाइम पे, उन्हीं प्रथा को जब कंटिन्यू किया जाता है तो वो कस्टम माना जाता है। स्टार्की थे जो जूरिस्ट थे, सेज दैट यूजेस रिप्रेजेंट्स एन अर्ली स्टेज ऑफ कस्टम। जो कस्टम होते थे उनका जो पुराना जो उनका प्रिमिटिव जो स्टेज होती थी कस्टम्स की, उसे हम यूजेस बोलते हैं, प्रथा बोलते हैं। वेयर द यूजेस एंड्स, जहाँ पे प्रथा खत्म होती है, द कस्टम्स बिगिंस, वहीं से कस्टम शुरू होते हैं। हियर बाय यूजेस वी मीन दोज हैबिट्स विच आर ऑफन रिपीटेड बाय द स्टेट्स। तो यूजेस का मतलब वो होता है वो सारी हैबिट जो स्टेट्स के द्वारा बार बार रिपीट की जाती है। स्टेट यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा, उस राज्य के द्वारा, उस देश के द्वारा जब वो प्रथा बार बार यूज़ की जाती है, उसे हम उन हैबिट्स को जब बार बार रिपीट किया जाता है वो यूजेस होता है। इन अदर वर्ड्स यूजेस इज़ एन इंटरनेशनल हैबिट। तो यूजेस क्या एक इंटरनेशनल हैबिट है विच हैज़ येट नॉट रिसीव्ड द फोर्स ऑफ लॉ, जिसको अभी भी कानूनी
तौर पे उसे अपनाया नहीं गया, उसे फोर्स नहीं मिला है। व्हेन अ यूजेस गेन्स द फोर्स, और जब उन यूजेस को, उन प्रथा को, उन हैबिट्स को जब एक कानूनी रूप में उनको एक बल मिलता है, इट टर्न्स इनटू कस्टम, तो वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कस्टम में परिवर्तित हो जाती हैं। यूजेस में बी इनकंसिस्टेंट एंड अपोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट भी होते हैं और अपोज भी होते हैं, बट दिस कैन नेवर बी द केस विद कस्टम। बट कस्टम्स क्या होते हैं? ये उनके साथ देखने को नहीं मिलता है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होते हैं और एक दूसरे के अपोज भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कस्टम्स आर, कस्टम, देखो किसी चीज़ को कस्टम कब माना जाएगा? तो जब ये तीन चीज़ें उसमें होंगी तभी उन चीज़ों को कस्टम माना जाएगा और तभी वो इंटरनेशनल लॉ में उन्हें सोर्स भी माना जाएगा। ड्यूरेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस, समय देखा जाएगा और उनके जो समय के साथ साथ उनकी कंसिस्टेंसी भी देखी जाएगी कि कितने समय से इनको प्रैक्टिस किया जा रहा है इन कस्टम्स को। जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस, और कितने ऑफनली इसको, इन कस्टम्स को प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि क्या इन्हें सिर्फ 10 लोगों के द्वारा किया जाता है या फिर 50 लोगों के द्वारा किया जाता है, 100 लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि जनरली लोग इन कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर, और जो इसके पीछे की जो कस्टम्स को फॉलो करने के जो उसके पीछे के जो रीज़न होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, उनको भी यहाँ पे नोटिस किया जाता है। तो आई होप आपको ये दो सोर्सेस समझ में आ गए होंगे। दूसरा इंटरनेशनल कस्टम्स की हमने बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था, हमने देखा, और इन सोर्सेज से हम इंटरनेशनल लॉ को, उसको हम इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के रूप में भी इन कस्टम्स को मानते हैं। जो भी कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, जो भी हैबिट्स फॉलो की जाती हैं इंटरनेशनली, उसको भी हम सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में मानते हैं। अब उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक केस लॉ के थ्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये लिखना भी है। पुर्तगाल वर्सेस इंडिया 1960, ठीक है। तो ये केस है, एक केस लॉ है जो किससे रिलेटेड है? राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, यानी कि राइट, रास्ते के लिए किसके? इंडियन टेरिटरी के ऊपर राइट की बात की जा रही है, किसी भी राइट की बात की जा रही है, एक राइट की बात की जा रही है कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर एक पैसेज की बात की जा रही है। अब मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ इसमें। पूरे फैक्ट इसमें ये थे कि पुर्तगाल हेल्ड सेवरल स्मॉल एनक्लेव्स ऑफ टेरिटरी विद इन इंडिया। आपको पता ही है कि पुराने टाइम पे पुर्तगाल के लोग यहाँ पे रूल करते थे, उनके पास सर्टेन टेरिटरीज थी हमारी इंडिया की। वन ऑफ द कोस्ट बट अदर्स इनलैंड, कई टेरिटरीज थी, कई मतलब छोटे छोटे हिस्से थे उनके पास। तो कुछ क्या थी? बाउंड्रीज पे थी, कोस्ट पे थी, जैसे गोवा वगैरह आपने देखी होगी। और कई जो उनके पास जो उनके पास टेरिटरी थी, वो कहाँ थी? इनलैंड थी, यानी कि भारत देश के अंदर थी, जो समुद्र से टच नहीं थी, जो बिल्कुल अंदर थी, ठीक है। पुर्तगाल क्लेम्ड दैट दे हैव अ राइट ऑफ पैसेज, तो पुर्तगाल वालों ने क्या क्लेम किया कि उनके पास राइट है ऑफ पैसेज, एक रास्ते का, टू इट्स इनलैंड टेरिटरी, कि वो अपनी जो भारत देश के अंदर की जो उनकी टेरिटरीज थी, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे वो जा सकें, ओवर इंडियन लैंड, ठीक है, इंडियन लैंड के अंदर, विच दे एलिज्ड इंडिया हैड इंटरफेयर्ड विद। तो उनका कहना था कि इंडिया क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है, उनको आने नहीं दे रहा है, और उनका राइट है कि वो वहाँ अंदर आ सकें और जो भी उनके लोग हैं, जो कस्टम्स हैं, जो भी है, उसको फॉलो कर सकें। अब इशू क्या था इसमें? इशू ये था कि डस पुर्तगाल हैव अ राइट टू फ्री पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, क्या उनके पास ये राइट था कि वो फ्रीली इंडियन जो टेरिटरी थी उसमें मूव कर सकें, और उन मूव करके मतलब एक्सेस इट्स एनक्लेव्स, और वो अपने जो भी उनके पास जो भी उनके टेरिटरी थी पुर्तगाल वालों की, वहाँ तक वो जा सकें, उसको वहाँ पे तक वो मतलब एक्सेस कर सकें राइट को। अब डिसीजन क्या हुआ इसमें? इट हेल्ड दैट पुर्तगाल हैड अ राइट ऑफ पैसेज फॉर सिविलियंस बट नॉट फॉर मिलिट्री ऑफिशियल्स। ये हेल्ड हुआ कि जो पुर्तगाल के जो सिविलियंस थे, उनके पास राइट है, बट नॉट फॉर द मिलिट्री ऑफिशियल, उनके मिलिट्री ऑफिशियल वहाँ नहीं जा सकते थे। ए राइट ऑफ पैसेज फॉर नॉन मिलिट्री सिविलियंस एग्जिस्ट एज अ रूल ऑफ रीजनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। आप समझ रहे हो कि जब एक रीजनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे उनका ये राइट डिफाइंड होता है, एंड बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल, ठीक है, जब इंडिया और पुर्तगाल के बीच में ये डिफाइंड होता है कि जो उनके रीजनल कस्टमरी जो लॉ थे, इंटरनेशनल लॉ थे, उसके आधार पर उनका राइट है टू पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी। आई होप आपको ये दो सोर्सेज समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको सिंपल सा समझाना है कि जो इंटरनेशनल लॉ थे पुराने टाइम से फॉलो किया जाता है, उनको आज भी उनका उतना ही रेलेवेंस है सोसाइटी में, और कस्टम्स क्या क्या होते हैं उसके मतलब कस्टम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो 3 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। और यही है, एक केस लॉ आपको इसमें डाल देना है, ये पुर्तगाल वर्सेस इंडिया का,
कि कस्टम्स कैसे मतलब सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वो इससे आपको डिफाइन कर देंगे आप। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं तीसरे इंटरनेशनल सोर्स की, इंटरनेशनल लॉ के सोर्स की, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ recognized by civilized nations were incorporated under Article 38(3) of the Statute of International Court of Justice। ये आर्टिकल 38 क्लॉज 3 में आपको देखने को मिलते हैं ऑफ स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सॉरी रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस रिफर टू दोज प्रिंसिपल्स। देखो जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड बाय मोस्ट और ऑल सिविलाइज्ड स्टेट्स। सिविलाइज्ड स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जो सभ्य राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उनके द्वारा दोज प्रिंसिपल विच आर यूज्ड बाय मोस्ट और ऑल ऑफ द सिविलाइज्ड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन रेगुलेटिंग दियर नेशनल लॉ। जो भी कानून, जो भी रूल, जो भी प्रिंसिपल किसी भी सिविलाइज्ड स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं अपने देश के, अपने नेशनल लॉज को रेगुलेट करने में, वही जनरल प्रिंसिपल होते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कैन बी यूज्ड इन इंटरनेशनल लॉ। और क्योंकि इनका यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, इसलिए इनको इंटरनेशनल लॉ में भी यूज़ किया जाता है उन प्रिंसिपल्स को। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ आर दो सोर्सेज विच आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स जिनको प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीटीज एंड कस्टम्स। जब किसी देश के बीच में, किसी दो देशों के बीच में ट्रीटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई ऐसा कस्टमरी कोई रूल भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से उनके बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप बनेगा। तो वो जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे, आधार पे वो रेगुलेट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, द कोर्ट विल अप्लाई द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द नेशंस when there is no treaty consistent with the dispute or when there is no customary international law that can be applied in the specific suit। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, वो जनरल प्रिंसिपल कब अप्लाई करेगी, जब वहाँ पे जब क्या होगा, दो देशों या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जब वहाँ पे कोई ट्रीटी नहीं होगी जो कंसिस्टेंट हो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, जो भी डिस्प्यूट उस कोर्ट में आया है, और जब कोई भी वहाँ पे कस्टमरी कोई इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे फॉलो नहीं होता, लागू नहीं होता है उस स्पेसिफिक सूट्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकती है कोर्ट। फ्यू थिंग्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर सच प्रिंसिपल आर यूज्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल को यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें कोर्ट को फॉलो करनी होंगी। पहला है, द रूल शुड बी अप्रूव्ड बाय मोस्ट कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। जो वो रूल है, वो रूल बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, बहुत सारी जो उनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। सेकंड है, द रूल शुड बी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वो जनरल प्रिंसिपल होना चाहिए। इट्स एरिया शुड नॉट बी लिमिटेड। और वो क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी एक लिमिटेड देश या एक लिमिटेड स्टेट, एक टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं होने चाहिए वो प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल का एरिया बहुत ही वाइड होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। वो पूरे देश, पूरी दुनिया पर वो जनरल प्रिंसिपल लागू होते हों। ठीक है, तीसरा है दैट द रूल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स। वो रूल किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, स्टेट्स के द्वारा। दैट इज़ द रूल शुड अप्लाई इन द नेशनल लॉ ऑफ द स्टेट। मतलब वो जो स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो अपने नेशनल लॉ में भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे होने चाहिए। अब इसमें दो केस लॉ हैं। पहला है यूएस वर्सेस स्कूनर। इसमें हुआ था कि हेल्ड दैट इंटरनेशनल लॉ शुड बी बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल। यहाँ पे बोला गया था कि जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो किसके बेसिस आधार होना चाहिए, उन पे जनरल प्रिंसिपल के आधार पे होने चाहिए। दूसरा था आर वर्सेस कीन 1876। हेल्ड दैट इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड कंसाइंस विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोर्स ऑफ जो इंटरनेशनल लॉ है वो तीसरा वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे सोर्स की तरफ। चौथा सोर्स क्या है, चौथा सोर्स है आपका जुडिशियल डिसीजंस और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स एंड जूरिस्टिक वर्क। ठीक है, तीनों को आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। जुडिशियल डिसीजन नाम से आपको पता चल रहा है, जो भी जजेस द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स, जो भी ट्राइब्यूनल बनाई जाती हैं, आर्बिट्रेरी ट्राइब्यूनल जो बनाई जाती है, उनका भी जो डिसीजंस होते हैं वो। और जो भी जूरिस्टिक वर्क होता है, जो भी
जुडिशरी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो भी वहाँ से प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, जुडिशियल डिसीजंस आर कंसिडर्ड सब्सिडियरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उनको क्या माना जाता है? सब्सिडियरी माना जाता है, प्रोमिनेंट और प्राइमरी सोर्सेज नहीं माना जाता है, सब्सिडियरी सोर्स माना जाता है। क्यों? बिकॉज कोर्ट डिसीजन डू नॉट क्रिएट एनी प्रेसिडेंट। कोई भी नज़ीर वो वहाँ पे नहीं बनाती है, जो इंटरनेशनल लॉ के जो मतलब कोर्ट के डिसीजन होते हैं, तो जब भी वो कोई डिसीजन देता है, जो भी जुडिशियल डिसीजन देता है, वो कोई भी एक प्रेसिडेंट को सेट नहीं करती है, कोई नज़ीर को सेट नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें सब्सिडियरी सोर्सेज बोला गया है। जुडिशियल डिसीजन हैज़ नो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट टू द पार्टीज टू एनी डिस्प्यूट। इसी वजह से आप समझ रहे हो, जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उस पर उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑब्लिगेशन किस पे होता है? एक्सेप्ट टू द पार्टीज टू एनी डिस्प्यूट। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ पे ऑब्लिगेशन होता है जो पार्टीज़ किसी भी डिस्प्यूट में उस कोर्ट के सामने जाती है, और जो भी जुडिशियल डिसीजन उन पार्टीज़ के फेवर और अगेंस्ट में जो भी दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पार्टीज़ पे वो ऑब्लिगेटरी होते हैं। इसीलिए वो एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें सब्सिडियरी सोर्सेज भी बोला गया है। इन द मॉडर्न पीरियड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द मेन इंटरनेशनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज अ सक्सेसर और परमानेंट कोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, इट मे हाउएवर नोट दैट द डिसीजन ऑफ ICJ डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपको ये जानना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल लॉ जो भी डिसीजन देती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कोई भी बाइंडिंग रूल क्रिएट नहीं करती है इंटरनेशनल लॉ में। मतलब उसके जो भी वो डिसीजन देती है वो जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग होगी और कोई उसे फॉलो करेगा ही करेगा, कोई देश उसे फॉलो करेगा ही करेगा। Article 59 of the Statute of International Court of Justice provides that they will have no binding force except between the parties and respect of the particular case। समझ में आ गया आपको? जो आर्टिकल 59 है वो यही कहता है कि जो जुडिशियल डिसीजन जो भी ICJ देता है वो बाइंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट टू द पार्टीज़ एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। किसी पर्टिकुलर केस से संबंधित और उन्हीं जो पार्टीज़ हैं उस केस से रिलेटेड हैं, उन्हीं पे ही ये बाइंडिंग करता है और किसी पे बाइंड नहीं करता है। सिंस द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट अप्लाई इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैं इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे कोई भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होती है, नहीं लगती है। द इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजंस, जो भी इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, आर नॉट जनरली बाइंडिंग, तो वो जनरली बाइंडिंग नहीं होते हैं। दे आर रिगार्डेड एज सब्सिडियरी मीन्स, इसीलिए उन्हें सब्सिडियरी सोर्स भी माना जाता है। The opinion of jurists are also regarded as subsidiary means for the determination of the rules of international law। जो jurist होते थे उनके opinion भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, the opinions of jurists are also regarded as subsidiary means। ठीक है, जो ओपिनियन होते हैं जूरिस्ट के उनको भी सब्सिडियरी सोर्सेज माने गए हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो भी इंटरनेशनल लॉ है उनके डिटर्मिनेशन के लिए। While deciding the case, if the court does not find any treaty or judicial decisions or legislative act or any established custom, the court may take the help of the opinion of jurist। आपको समझ में आ रहा होगा, as subsidiary means for the determination of the rules of international law। तो आप यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं, जब भी कोर्ट किसी भी केस को डिसाइड करने में क्या करती है, डिसाइड करती है, और उसे वहाँ पे कोई भी ट्रीटी, कोई भी जुडिशियल डिसीजन या लेजिस्लेटिव एक्ट या फिर कोई भी एस्टेब्लिश्ड कस्टम वहाँ पे नहीं मिलता है, तो कई बार क्या करती है कोर्ट, क्या करती है, जो भी जूरिस्ट होते हैं, जो विधि के जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञाता होते हैं, उनकी हेल्प लेती है। तो ये भी एक क्या है, सब्सिडियरी सोर्स भी उसको माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 सोर्स समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए आपको समझ में तो आप एक बार उनको दोबारा पढ़ना, आपको 100% ये समझ में आ जाएंगे। अब चलते हैं 5वें सोर्स की तरफ, जो कि है डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी इंटरनेशनली जो भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, या फिर जो भी उनके द्वारा जो भी निर्णय किए जाते हैं, कुछ भी चीज़ डिटरमाइन की जाती है, उसको भी सोर्स के रूप में देखा जाता है। उनको कई बार उनके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी उनका डिसीजन होता है, कई बार उनको भी एज ए इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के रूप में देख लिया जाता है, उनको अपना लिया जाता है।
In the modern age, the decision of the organs of the international institutions are also treated as sources of international law. In view of constant change in the form and contents of the international law, international organizations have also become a subject of international law. जो भी international organization होती हैं वो भी एक subject माना जाता है international law में with changing time. The decision and determination of the organs of such institutions are also therefore regarded as a source of international law. Because क्यों माना जाता है? Because they help in the development of customary rules of international law. क्योंकि वो समय समय पर जो भी customary rules होते हैं उनके development में help करती है. आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, जब यूनाइटेड नेशन बना उसके बाद से ही मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जितने भी जो डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनल लॉ में एंड इट्स कोडिफिकेशन, और जितना भी कोडिफिकेशन हुआ है इंटरनेशनल लॉ में हैज़ टेकन प्लेस थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके मदद के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है. और यूनाइटेड नेशन आपको पता ही है बहुत ही प्राइम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है यूनाइटेड नेशन को. तो आई होप आपको ये सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप इन नोट्स को देख लीजिए, उतार लीजिए, इनको पढ़ लीजिए. 100% आपको समझ में आ जाएंगे. और ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताए हैं इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज को, और ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं. तो आपको ये 5 जो मेन हेडलाइन है इनको हाथों में मतलब उनको दिमाग में रखना है और फिर इनको एक्सप्लेन करना है, मोटा मोटा इनको एक्सप्लेन करना है. तो आपको नंबर आपकी मिल जाएगी. और आप आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा.